हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम उत्कर्ष द्विवेदी सर के पेपर 2B के आंसर्स डिस्कस करेंगे PSIR के। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने पेपर 2A यानी कि द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द IR सेक्शन उनके आंसर्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डायनामिक पोर्शन जो है IR का यानी कि पेपर 2B के आंसर्स देखेंगे। उत्कर्ष द्विवेदी सर, यू वेरी वेल नो, ही स्कोर्ड 314 मार्क्स इन द ईयर 2021। ओके, तो जो पहला हम आंसर देखेंगे वो एक 10 मार्कर होगा, दूसरा आंसर 20 मार्कर होगा और तीसरा आंसर एक 15 मार्कर होगा एंड देन वी वुड अगेन कम बैक टू अ 10 मार्कर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस पूरी सीरीज का एम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। आपको खुद पता चलेगा कि बहुत सारे 20 मार्कर्स 15 मार्कर्स में उत्कर्ष द्विवेदी सर ने एक भी स्कॉलर को मेंशन नहीं किया है एंड येट ही मैनेज्ड टू स्कोर 314 व्हिच इज अ ब्रिलियंट स्कोर, राइट। तो आपको किसी चीज को लेकर डर ना रहे कि हमने 6 स्कॉलर्स नहीं डाले एक आंसर में, 20 मार्कर में 3 स्कॉलर्स नहीं डाले, इस तरह का कुछ फोमो ना रहे। ये इस पूरी सीरीज का एम ये है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन में कीवर्ड्स कितने हैं और उन कीवर्ड को, एक पर्टिकुलर कीवर्ड को कितना स्पेस डिनोट करना है, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में। आप प्लीज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। तो जो पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द रूट्स of the ideological vision of India's present foreign policy। तो इसमें मैं कीवर्ड्स देख पा रही हूं, एक तो रूट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल विजन और इंडिया की प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, पहला तो फॉरेन पॉलिसी, दूसरा रूट्स क्या है हमारी आइडियोलॉजिकल विजन के, और तीसरा है कि प्रेजेंट क्या है इसका एग्जाम्पल। तो इसका आंसर का स्ट्रक्चर भी 10 मार्कर का यही होना चाहिए। पहले आप फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर दीजिए, अगर आपको किसी का कोट याद है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है तो वो लिखिए, नहीं याद तो कोई बात नहीं, खुद के वर्ड्स में लिखिए। फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे एक डायमेंशन है रूट्स का, तो आप हमारी आइडियोलॉजिकल विजन के रूट्स बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं एक डायमेंशन, 3-4 एग्जाम्पल्स दीजिए। अगर आप लिख रहे हैं कि हमने वेदा से सीखा है वासुदेव कुटुंबकम, तो उसका एक प्रेजेंट में एग्जाम्पल क्या देंगे आप उसमें सबसे बेहतरीन आज के हिसाब से एग्जाम्पल बनता है G20 की प्रेसिडेंसी का थीम। इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी का थीम क्या है, अगर आप लिखेंगे तो योर आंसर वुड डेफिनेटली स्टैंड आउट, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ओके, और अगर मैं बात करूं, हमने महात्मा गांधी से सीखा नॉन वायलेंस, तो ये क्या हो गया, रूट्स। ये हो गई रूट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल विजन। लेकिन फिर इन रूट्स का प्रेजेंट क्या है, हमारा नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या फिर हमने जो डीकोलोनाइजेशन बाकी कंट्रीज की हो रही थी, कैसे नेहरूवियन एरा ने उसको सपोर्ट किया। ओके, एंटाई रेसिज्म हमने महात्मा गांधी से सीखा। ये 3-4 डायमेंशंस लिखेंगे, फिर एक बहुत ही सिंपलिस्टिक और होलिस्टिक प्रेजेंट हमारा क्या पीएम मोदी के अंडर पाथवे होने वाला है या है, उससे कंक्लूड करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि जो आंसर हमने सोचा है ये अलाइन करता है उत्कर्ष द्विवेदी सर का आंसर उससे या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी JN Dixit, foreign policy of a country refers to the statement of what it stands for and the role it takes upon itself and projects to the world। तो ये बेसिकली इन्होंने डिफाइन कर दिया कि फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की क्या होती है, स्टेटमेंट कि हम किस चीज के लिए खड़े रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद के शोल्डर्स पे ली है, और ये हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ओके, गुड इनफ। तो एक पार्ट इज डन, 1 कीवर्ड इज डन। अब हम आते हैं रूट्स और प्रेजेंस उसकी, यानी कि प्रेजेंट एग्जाम्पल, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ओके, तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है आइडियोलॉजिकल विजन का, इंडियाज आइडियोलॉजिकल विजन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वेदास। ओके, वेदास which says वासुदेव कुटुंबकम, the world is one family। तो यहाँ पे आप आज के हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, आप 2 एग्जाम्पल लिख के छोड़ सकते हैं, एक तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ओके, और दूसरा जैसे कि मैंने बताया इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आंसर इज डन। फिर उसके बाद सेकंड डायमेंशन इन्होंने क्या लिखा, पहले इन्होंने रूट्स बताई हैं। रूट्स कहाँ से आ रही हैं, औरोबिंदो घोष से, औरोबिंदो घोष की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म से। सो औरोबिंदो घोष इन हिज थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म कॉल्स इंडिया अ विश्व गुरु।
तो ये क्या हो गया, जो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म थी औरबिंदो घोष की, आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि अगर हम एक पुरुष की बॉडी को देखें तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और इस वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिपिक्ट करती हैं, राइट। तो आप ये जानते हैं कि जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है एक बॉडी का वो इंडिया है, और इंडिया के ऊपर इंडिया इज डेस्टिन्ड टू बी द स्पिरिचुअल और द विश्व गुरु ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए उसको आजाद होना बहुत जरूरी है। ये औरबिंदो घोष ने उस समय कहा था। लेकिन आप देख सकते हैं जो पीएम मोदी का करंट पीएम मोदी की जो करंट फिलोसफी है, जो प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो भी एक विश्व गुरु के ही पाथ पे चल रही है। इनफैक्ट अगर आप इसको एज कंक्लूजन लिखेंगे औरबिंदो घोष करके फिर एंड करके कि यही पीएम मोदी इज टेकिंग फॉरवर्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कंक्लूजन, ओके। तो उस समय जब इन्होंने आंसर लिखा होगा, मे बी विश्व गुरु के बारे में इतनी बात नहीं हो रही होगी, तो इसीलिए इन्होंने एक पैराग्राफ बॉडी में बनाया इसको। Hence, India has promoted traditional forms of medicines like Ayurveda and yoga the world over. Second dimension complete, third dimension पे आते हैं। Roots क्या है महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस का व्यू, पीस का व्यू, एंटी रेसिज्म का व्यू। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और जैसे कि मैंने बताया इंडिया सपोर्ट फॉर डीकोलोनाइजेशन एफर्ट्स। तो वही लिखा है यहाँ, महात्मा गांधी व्यूज ऑन नॉन वायलेंस, पीस and anti-racism led India to establish non-alignment movement. फिर उसके बाद चौथा डायमेंशन क्या है कि ब्रिटिश राज played an important role in determining India's ideological vision of its foreign policy. आप जानते हैं ऑलमोस्ट हर चीज एक ब्रिटिश लेगेसी है, इसीलिए एज द इनहेरिटर ऑफ द ब्रिटिश राज इंडिया कंसिडर्स इटसेल्फ एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। आप जानते हैं ब्रिटिश टाइम में भी इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझा जाता था साउथ एशियन रीजन में, राइट। तो आज भी हम वही समझते हैं। आप यहाँ पे इनफैक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ओके। तो ये चीज लिखी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन एंड टेक्स एफर्ट्स टू कीप द सी लेन्स ऑफ द कम्युनिकेशन फ्री एंड ओपन, गुड इनफ। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। नेहरूवियन कंसेंसस एंड मोदीज पर्सनल डिप्लोमेसी आर नाउ गाइडिंग इंडियाज प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी विजन टू गेट द राइटफुल प्लेस फॉर इंडिया इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक 20 मार्कर, ओके। इन द एरा ऑफ न्यू बाइपोलैरिटी it appears that the path of India and Russia are set to diverge along with their visions of future. तो अब यहाँ पे हम, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ओके। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, आई वुड अगेन रीड, और आपको पेपर में भी यही करना है, आपको 2 बार कम से कम एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ओके, ताकि आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर पाए, आपका कुछ रह ना जाए। कोई भी एक ऐसा कीवर्ड ना हो जिसको आपने एड्रेस नहीं किया है, चाहे थोड़ा सा ही करें, अपनी लैंग्वेज में ही करें, ओके। तो यहाँ लिखा है इन एन एरा ऑफ न्यू बाइपोलैरिटी, ओके। तो अगर मैं कह रही हूं कि न्यू बाइपोलैरिटी, तो डेफिनेटली कुछ ओल्ड बाइपोलैरिटी रही होगी, तो मुझे थोड़ा सा मेंशन वो भी करना है। इट अपीयर्स दैट द पाथ एंड विजन्स ऑफ फ्यूचर of India and Russia are going to be different, okay। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ 4 चीजें इमेजिन कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ। पहली बात तो मुझे ये बताना है कि मैं शुरुआत कैसे करूंगी, इस आंसर का स्ट्रक्चर का फ्लो क्या है, बहुत सिंपलिस्टिक। आज इंडिया और रशिया अगर डाइवर्ज हो रहे हैं तो कभी तो एक ऐसा समय होगा कि हमारा रिश्ता जो था वो घनिष्ठ था, ठीक है। तो हम सेम पेज पे हुआ करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता था। तो पहले लिखिए इंडिया और रशिया के पास्ट रिलेशन के बारे में, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, दिस दैट, हमने ये ट्रीटी साइन की हुई है, तो पहले पास्ट लिख दिया, ओके। फिर क्या आएगा, फिर आएगा कि अब लेकिन क्या है ना, एक नई बाइपोलैरिटी आ गई है, फिर उसके बारे में बताओगे। फिर क्या बताओगे कि इस वजह से इंडिया और रशिया के जो पाथ हैं और विजन जो फ्यूचर है वो डिफरेंट होंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स दे देना। फिर उसके बाद एंड क्या करोगे, एंड हमेशा इस चीज से करोगे कि देखिए होगा डिफरेंट, होंगे नए विजन्स, डिफरेंट विजन्स, नए पाथ, दिस एंड दैट, लेकिन फिर भी इंडिया और रशिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो कॉमन है, सिमिलर है, और ये आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। अब देखिए ये हम आंसर देखेंगे, अगर इस आंसर का भी आज के समय में कोई बेटर एग्जाम्पल, कोई बेटर फॉर्मेट, कोई बेटर तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, तो फिर इस आंसर को पढ़ने के बाद आई वुड सजेस्ट यू ऑन दैट टू। पहले हम देख लेते हैं कि जो भी हमने सोचा है कि आंसर वैसा ही है।
Okay, PM Modi at India-Russia annual summit had remarked that every child in India knows that Russia is India's best friend. India-Russia relations have remained a factor of stability in international relations. ओके और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये चीज़ बेसिकली बताई जा रही है। अब हम शुरू ऐसे कर रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया रशिया की एनुअल समिट में गए तो फिर उन्होंने पूछा कि आप भारत जाइए, बच्चे से पूछिए, बड़े से पूछिए कि भारत का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो सब कहेंगे रशिया। ये वो स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस हुई, तो इन्होंने उसी से शुरू किया और बताया कि कैसे हमारा जो रिश्ता था वो हमेशा एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी था इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो हम और बताएंगे क्या लिखा है। Okay, the affinity with Russia dates back to the communist revolution, जो Bolshevik revolution हुआ था 1917 में, that overthrew Tsarist regime. It inspired Marxists like M.N. Roy, Bhagat Singh, J.L. Nehru, etc. After independence, the following of socialist model of economy and central planning that gave state the commanding heights of economy further increased India's dependence on USSR. तो बेसिकली हम अभी भी वही एक पेज तो कम से कम लो कि हमारे रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, है ना। इससे पहले कि हम ये बताएं कि आप डिफरेंट हो रहे हैं, हम इस वजह से डिफरेंट हो रहे हैं, ये डायमेंशन है, पहले बताओ कि पहले कितना अच्छा था, इतना पुराना रिश्ता है हमारा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कुछ ट्रीटी लिख देना, जो 1970 की इंडो सोवियत ट्रीटी थी, ओके, जो 1971 वॉर से पहले आप जानते हैं इंदिरा गांधी एंड ऑल ऑफ दैट, okay, so it led to an everlasting bond between the two countries. However, with the fall of Soviet Union, इंडिया अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। एक पेज भर दिया अच्छे रिश्ते से, तो थोड़ा बताना है कि ड्रिफ्ट तो थोड़ा पहले ही शुरू हो गया था, सिर्फ आज ही हमारे जो पाथ हैं वो डिफरेंट नहीं हो रहे, थोड़े पहले से ही शुरू हो गए थे कोल्ड वॉर के एंड के साथ साथ। तो जैसे ही सोवियत यूनियन का फॉल हुआ, इंडिया लॉस्ट अ की अलाय एंड वाज फोर्स्ड टू लुक ईस्ट. In this manner, India also started Malabar exercises with US and Japan. Okay, फिर उन्होंने बता दिया। अब हम बेसिकली बताएंगे कि न्यू बाइपोलैरिटी क्या है। Since then, it is said that the divergence between the two is increasing. ओके, तो इन्होंने पहले बताया कि अच्छा देखिए जो दूरियां हैं वो थोड़ा तो उनके फॉल के साथ ही शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद से और बढ़ती जा रही है। सिंस देन इट इज सेड कि डाइवर्जेंस बिटवीन द टू इज एवर इंक्रीजिंग इन द एरा ऑफ न्यू बाइपोलैरिटी। न्यू बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है वो भी तो लिखोगे, कौन सी नई बाइपोलैरिटी, ओके, जहाँ पे एक नई कोल्ड वॉर छिड़ गई है, किसके बीच में, यूएस और चाइना के बीच में। इनफैक्ट एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि क्या कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो गई है। ओके, तो फिर उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें लिखोगे जो यूएस और चाइना का स्पाई बलून वाला इंसिडेंट हुआ जिसे शूट करना पड़ गया, उनका कहना है कि मीटरोलॉजिकल, इनका कहना है नहीं आपने गलत किया। फिर उसके बाद लेकिन दोबारा यूएस और चाइना के बीच में हम रेप्रोचमेंट देख रहे हैं। आप जानते हैं जो ब्लिंकन है, ही सेट टू विजिट चाइना एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ऐसे आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी है एक आंसर में, जो भी आसपास का थोड़ा बहुत भी पता है वही लिख के आ जाना बस, कुछ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती डायनामिक पोर्शन में, ओके। बस ट्रस्ट योर सेल्फ, जो आपको पता है, आपका जो एनालिसिस है वो सही है। इन द एरा ऑफ न्यू बाइपोलैरिटी, जहां पे एक नई कोल्ड वॉर छिड़ गई है बिटवीन यूएस एंड चाइना, इंडिया एंड रशिया आर अंडर प्रेशर टू टेक साइड्स। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ही इस नई कोल्ड वॉर में डिफरेंट साइड पे हैं। अनफॉर्चुनेटली बोथ आर ऑन द डिफरेंट साइड्स एज बोथ द कंट्रीज आर अलाइंग विद देयर वर्स्ट एनिमीज, ओके, Russia with China and India with the US. It is argued that India and Russia have different visions of future. आ गए ना, क्वेश्चन को ही कहीं ना कहीं एड्रेस करना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को डालना है ताकि आप एग्जामिनर को ये बता दो, अच्छा आपने ये पूछा था, ये रहा आपका कीवर्ड, उसको एड्रेस कर दिया। और ये दिस इज अ माइंड गेम, ओके। तो फिर हमने अब ये भी बता दिया, आगे देखते हैं दो, ओके। बोथ आर्ग्यू फॉर अ मल्टी, तो दोनों ही हम क्या कहते हैं, वी बोथ आर्ग्यू फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, देयर इज डिफरेंस ऑन हु वुड फॉर्म द पोल। ओके, मल्टीपोलर तो हम बोलते हैं, लेकिन कौन किस जगह का पोल फॉर्म करेगा, ये इस दोनों इस पेज पे हम डिफरेंट हैं। इंडिया इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट चाइना एज द न्यू पोल ऑफ पावर because it resides directly at India's border. Rise of China is seen as a threat for India. But this is not the case with Russia, which is busy in limiting the rise of US. Russia under Putin is walking on a revenge mentality for the breakup of Soviet Union by the US. Okay, तो ये चीजें लिखी। अब देखिए मैं आपको एक और बताती हूँ।
आज के सिनारियो में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? आप ऑफ कोर्स लिखेंगे यूक्रेन वॉर के बारे में। ओके, लेकिन लेट मी जस्ट कंप्लीट द आंसर। मैं आपको 3-4 डायमेंशंस और जो आज के समय में लिखे जा सकते हैं वो बताऊंगी। ओके, नाउ दिस डिफरेंस इन विजन इज कोलाइडिंग। अब देखिए हमने क्या बताया कि यूएस और चाइना के साथ, मतलब रशिया चाइना के साथ चला गया, हम यूएस के साथ चले गए, इस वजह से हमारे विजन ऑफ फ्यूचर ही डिफरेंट हो गए, पाथ डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो और पाथ डिफरेंट हो गए, विजन डिफरेंट हो गए, लेकिन ये सब कुछ कोइंसिडेंटली किसके साथ साथ हो रहा है? जियोपॉलिटिकल स्फीयर्स भी, यू नो, जियोपॉलिटिकल स्फीयर में भी और भी बड़ी सारी चीजें डिफरेंट चलती जा रही है। तो ये इसका कोइंसिडेंस है। जैसे रशिया जो है इट इज अपोज्ड टू द कंसेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। आप जानते हैं जो सार्गे लेवरोव है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ही कॉल्स इंडो पैसिफिक एंड क्वाड एज डिवाइसिव एंड एक्सक्लूसिविस्ट। ओके, और क्या कहते हैं सार्गे लेवरोव कि ये एफर्ट्स हैं बाय वेस्ट टू पुट इंडिया इन एंटायर चाइना गेम्स। Okay, this remark irked the Indian side as it shows India's foreign policy is made in Washington DC। तो इसीलिए हम इससे थोड़ा सा इरिटेटेड हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि हम में तो दिमाग है ही नहीं। हमें जो यूएस कहेगा हमने वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लेनी है, इस वजह से यूएस के कहने पे हम एंटायर चाइना हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं ना कि उन्होंने हमारे को गलवान क्लैश में क्या किया क्या नहीं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो एक डायमेंशन इन्होंने ऐड क्या किया? इंडो पैसिफिक का। ओके, दूसरा देख लेते हैं और क्या क्या डिफरेंट चल रहा है, और कौन कौन सी बातों में हम डिफरेंट हैं। आप कोड का मेंशन जरूर कीजिएगा। ऑल्सो रशिया एंड चाइना आर कीपिंग देयर एम्बेसीज ओपन। तो अब ये एक डायमेंशन यहाँ पे आ गया अफगानिस्तान का। पहला इंडो पैसिफिक, उस पर हम डिफरेंट है। रशिया अलग कहता है, रशिया कहता है डिवाइसिव है। रशिया भी इंडो पैसिफिक वर्ड ये यूज नहीं करना चाहता, चाइना भी नहीं यूज करना चाहता। आप जानते हैं वो एशिया पैसिफिक कहते हैं, हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। इंडो पैसिफिक आप जानते हैं उसमें जो वर्ड इंडो है वो इंडिया की वजह से है। ठीक है, तो हम तो खुश होंगे हमें कोई भी इंडो पैसिफिक कहेगा, पर हमें भी पता है कहीं ना कहीं कि ये इंडो पैसिफिक यूएस की एक स्ट्रैटेजी थी। वी आर स्मार्ट, वी आर नॉट डम पीपल। ओके, तो इसीलिए जो कंक्लूजन है वो इसी से आएगा जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला इंडो पैसिफिक पे हम डिफरेंट है, दूसरा अफगान में डिफरेंट है। अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि रशिया चाइना ने अपनी कभी एम्बेसीज बंद ही नहीं की थी, तो ये इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन है तालिबान की, विच इंडिया डजंट सपोर्ट। पर इंडिया ने भी अब तो अपनी एम्बेसी आप जानते हैं कि खुली की हुई है। ओके, फिर दो हमने डायमेंशन डिस्कस कर ली। रिसेंटली रशिया's फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड पाकिस्तान। ओके, ये उस समय की बात है जब सार्गे लेवरोव पाकिस्तान गए थे और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था। तो ये एक डायमेंशन पाकिस्तान का इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हम आपको वेपन्स देंगे। ओके, ऑल्सो रशिया इज इंक्रीजिंग फॉर्मिंग एन अलायंस ऑफ ईरान, चाइना, रशिया एंड टर्की अगेंस्ट द मिडल ईस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें। हाउएवर, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ भी हो जाए, ये डिफरेंसेस 3-4 हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इंडिया रशिया रिलेशंस आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोथ कंट्रीज रियलाइज दैट द राइज ऑफ चाइना कैन बी अ थ्रेट फॉर बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स रशिया एक सुपर पावर थी, उसकी जगह चाइना ले लेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा कि चाइना डबल स्टैंडर्ड्स खेलता है। एक जगह क्या कहता है कि हम मल्टाईपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। अगर मल्टाईपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हो तो मल्टाईपोलर एशिया में भी तो बिलीव करो, वो आप नहीं करते। ठीक है, तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। ऊपर हमारे लिए तो एक बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा लैंड बॉर्डर शेयर होता है। हेंस वर्किंग फॉर अ मल्टाईपोलर वर्ल्ड इज इन बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये आंसर आप और बेटर कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा। ओके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सब कुछ ठीक था, पर यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर देते, ये डायमेंशन थोड़ा ऊपर ले जाते। आई थिंक ये जो भगत सिंह और ये सब वगैरह मेंशन, ये थोड़ा बहुत उसको शॉर्ट करके लिखा जा सकता था, शायद ना भी लिखते तो चलता, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। क्योंकि इस वाले पार्ट को कि इंडिया रशिया रिलेशंस जो हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसको आई थिंक कम से कम एक पेज देने की ज़रूरत थी, लास्ट वाला। ठीक है, या मोर देन हाफ पेज तो देते। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं आप? ऑफ कोर्स क्योंकि आज क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंटली हमारे डिफरेंट विजन या डिफरेंट पाथ क्यों हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा था कि देखिए दिस एरा इज नॉट अ वॉर। आप पीएम मोदी की स्टेटमेंट लिखिए।
ठीक है, तो ये हो गया। और हमने ये बेसिकली हमारा सिग्नल था कि हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो रहा है आपको सपोर्ट करना। लेकिन फिर आप कंक्लूड कैसे करेंगे दैट डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस इट मस्ट बी नोटेड कि इंडिया ने कंटिन्यूसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन से एब्सटेन किया है वोट करने से। किस चीज़ पे वोट करने से? रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन जो लाए जा रहे थे उस पे वोट करने से। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या लिखेंगे? इंडिया की डिपेंडेंस एवर इंक्रीजिंग ऑन रशियाज डिस्काउंटेड ऑयल, ये लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों है इंडिया रशिया का? इंडिया और रशिया का स्ट्रॉन्ग रिलेशन इसलिए भी है, हमने अभी तक ओपनली कंडेम नहीं किया है रशिया के सो कॉल्ड इन्वेजन को। ओके, इनफैक्ट जब आप डिफरेंसेस लिख रहे हैं तो शुरुआत में आप ये भी लिख सकते हैं कि while Putin and his administration believes that it is denazification of Ukraine, we have said that this era is not of war. तो ये डिफरेंस है, लेकिन 3-4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको सिमिलरिटीज के बताए उससे लिख के कंक्लूड कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मार्कर पे। ओके, लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स क्या हैं। India's quest for deterrence stability with China has created instability with Pakistan. Do you think that the three-way dynamics and add complexity to India's nuclear policy? तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ओके, आप जानते हैं कि इंडिया ने जब अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में सोचा तो क्यों सोचा? क्योंकि चाइना एक न्यूक्लियर पावर था। हमने कहा जी चाइना हमारा नेबर है, ओके, तो हमें तो न्यूक्लियर वेपन चाहिए ही चाहिए, हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया, अपनी डेटरेंस जो हम लेके आए वो हम स्टेबलाइजेशन चाहते थे चाइना के अगेंस्ट, इसलिए लेके आए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तान कहता देखिए अगर इंडिया तो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है, तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास तो होने ही चाहिए, तो हमें बेसिकली अपना न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या हुआ, हम लेके आए चाइना के वजह से, पाकिस्तान लेके आया इंडिया की वजह से। पाकिस्तान को वैसे भी वो हर चीज़ करनी होती है जो इंडिया करता है। तो इससे क्या हुआ, इंडियाज क्वेस्ट फॉर डेटरेंस स्टेबिलिटी विद चाइना हैज़ क्रिएटेड इनस्टेबिलिटी विद पाकिस्तान। तो आपको पहले हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। आई डोंट नो इन्होंने ये किया है कि नहीं, पर इस क्वेश्चन का मतलब तो यही है अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे इसे देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, आप लिख सकते हैं बिल्कुल अपनी भाषा में जो मैंने कहा है। तो डू यू थिंक दैट द थ्री-वे डायनामिक्स एड कॉम्प्लेक्सिटी टू इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी? ओके, तो हम देखते हैं कि ये आंसर क्या लिखा है, और फिर अगर इससे बेहतर एक आंसर लिखा जा सकता था तो आई वुड टेल यू। ओके, nuclear doctrine of a country refers to how a country deploys its nuclear weapons in the times of war and peace. ओके, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक कंट्री की क्या कहती है कि कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कब यूज करेगी, वॉर के टाइम में और पीस के टाइम में। और इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2003 एंड हैज द फॉलोइंग फीचर्स। हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के फीचर्स आप जानते हैं, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, मैसिव रिटेलिएशन अगर हमारे खिलाफ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी यूज किए जाए, रिटेलिएशन इवन इफ इंडियन ट्रूप्स आउटसाइड इंडिया आर अटैक्ड, सिविलियन कमांड एंड कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ अ न्यूक्लियर ट्रायड। ये हमने क्या किया, पहले बताया कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होती है कंट्री की, फिर उसके बाद हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका एक अच्छा और कंक्लूजन क्या हो सकता था। आप बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड है डेटरेंस। ठीक है, तो आप शुरू क्या करते, डेटरेंस की, न्यूक्लियर डेटरेंस की डेफिनेशन के साथ। आप लिखते कि न्यूक्लियर डेटरेंस holds that nuclear weapons are intended to deter other countries from attacking with their nuclear weapons through the promise of retaliation and possibly mutually assured destruction. MAD, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके सिलेबस के। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी को पहले आप डिफाइन कर देते कि न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी का मतलब ये है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए चाहिए ताकि हम दूसरे को डरा सके, डेटर कर सके कि आप अगर न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हो हमारे पास भी है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब है। और अगर आप यूज करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे और म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि आप भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे, हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो किसी का भला नहीं है, इसलिए मत यूज करो। ये है पूरी न्यूक्लियर डेटरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट, डिफाइन करते हैं आप इसे पहले।
फिर क्या करते, इतना बड़ा ये पॉइंट वाइज में लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं थी। ऑल तो देखिए अच्छा आंसर तो है ही है ये, है ना, देयर इज सम सब्सटेंस टू इट, लेकिन आई हैव टू ऑफ कोर्स ऐड ऑन टू इट, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करते, पहले ये डिफाइन करते, फिर उसके बाद बताते कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक कंट्री की क्या होती है, और इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ब्रीफली 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में बता देते, एक पेज में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे क्या लिखा है। इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स वर मेड टू क्रिएट डेटरेंस अगेंस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है कि चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ हमने डेटरेंस पैदा करनी थी, बनानी थी, इसलिए हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक वीक इकोनॉमी थे, मिलिट्री टर्म्स में भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं थे हम, इसीलिए बैलेंसिंग तो कर ही नहीं सकते थे, वो ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए हमने पोखरान टेस्ट और ये सब कुछ किया फॉर न्यूक्लियर डेटरेंस। ओके, हिस्ट्री डन, यही चाहिए था क्वेश्चन में। ओके, फिर इस वजह से, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक मिस हो गई, लेकिन फिर हमारे खिलाफ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान अपने टेस्ट कंडक्ट करके वो भी एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन उसने बना दी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना था। फिर उसके बाद लेकिन हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी, अब हमें ये बताना ना, तो देखते हैं कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी कॉम्प्लेक्स है, अच्छी नहीं है, और इस पूरे 3 वे डायनामिक्स की वजह से और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये तो ये कौन बोलेगा, ये हमारे क्रिटिक्स बोलेंगे, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के क्रिटिक्स बोलेंगे, तो वही इन्होंने मेंशन किया है। हाउएवर, critics of India's nuclear doctrine like Pierre Chari say that through no first use, India lost a strategic opportunity, okay, without gaining any advantage। तो हमें बेसिकली नो फर्स्ट यूज करना ही नहीं चाहिए था, ये नो फर्स्ट यूज का डिसएडवांटेज है बेसिकली। दिस इज बिकॉज सिंस चाइना ऑल्सो हैज नो फर्स्ट यूज। हाँ बिल्कुल सही, 3 वे डायनामिक्स बताना है तो नो फर्स्ट यूज एकदम यूजलेस क्यों है इनके हिसाब से, क्योंकि चाइना के पास भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उनकी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमारी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, तो वैसे भी कोई चांस था ही नहीं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स के यूज होने का। ओके, और क्योंकि हमने नो फर्स्ट यूज अब बोल दिया है तो चाइना कुछ भी करता रहे, हम उनको डरा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास नो फर्स्ट यूज है। ओके, तो इसीलिए चाइनीज तो डेटर हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ यूज करते हैं अपनी, न्यूक्लियर वेपन्स ना वो यूज करते हैं ना हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज है, और मिलिट्री हमारी उतनी शायद स्ट्रॉन्ग है नहीं है। ये बेसिकली PR चारी कह रहे हैं। तो एक हमने डायमेंशन डन कर दिया, कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज फर्दर एडेड। Okay, it's further added to this since Pakistan is also a nuclear power. Okay, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है। अब लेकिन हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी यहाँ पे और कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐड हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं बोला वो नो फर्स्ट यूज, वो तो किसी चीज़ में बोलते ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जब एक्सप्लिसिटली बोला है कि हम ला ही इंडिया की वजह से रहे हैं, तो मतलब इंडिया के खिलाफ वो यूज करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से क्या हो गया है, दिस हैज लेड टू स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स बिटवीन दीज 2 countries. Okay, as nuclear weapons should make the region stable. न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब यही होता है ना कि एक रीजन को स्टेबल बनाना है। कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ लड़ाई करेगा ही नहीं, लड़ाई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है आप उनसे थोड़ी लड़ाई करोगे, वो उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, तो एम तो यही होता है न्यूक्लियर डेटरेंस का। लेकिन इसने बल्कि क्या किया है, हमारे रीजन में इंस्टेबिलिटी ले आया है। ओके, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान कहता है जी हम तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, हमारे पास तो न्यूक्स भी ज़्यादा हैं आपसे, और साथ में हम टेररिज्म भी यूज़ करते हैं, टेररिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ओके, एनी रिटेलिएशन फ्रॉम इंडिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान एज इट डज नॉट हैव अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मोरओवर उनकी जो आर्मी है उन्हें रोग स्टेट की आर्मी कहा जाता है, उनका दिमाग कभी भी चल गया तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है Western scholars द्वारा। However, according to Manpreet Sethi, India's nuclear policy is no first use because it is the least expensive and most pragmatic option in a volatile region like South Asia. I hope it helped. Thank you so much. Please like the video and subscribe to the channel.